हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए तो हम लोग 11th का फिजिक्स आज से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। 10th का एग्ज़ाम आप लोग दे दिए होंगे। सीबीएसई के बच्चे या फिर आईसीएसई वाले का भी रिजल्ट नहीं आया है, बट बिहार बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, है ना। तो जिसका रिजल्ट आ गया हो वो भी और जिसका नहीं आया हो वो भी, आप लोग 11th का तैयारी शुरू कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो हम लोग आज 11th फिजिक्स पढ़ेंगे। मेरा नाम है अजीत अमर और ये है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी, है ना। चलिए तो फिजिक्स में ये 11th है ना। 11th है। आप लोग अगर 9th क्लास पढ़ के आए होंगे तो थोड़ा मोड़ा 9th का इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे कि हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़े थे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़े थे, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े थे, साउंड के बारे में पढ़े थे। ये सारा चीज़ 11th में पढ़ना है ना। और जो 10th में पढ़े होंगे वो सारे के सारे 12th में जाके पढ़ना है कि नहीं। चलिए तो हम लोग थोड़ा मोड़ा इसमें जान ले। बेसिक सबसे पहले जानना ज़रूरी है। इसको पढ़ने के लिए सबसे जो ज़रूरी काम है वो है इसका बेसिक जानना, है ना। तो बेसिक्स में हम लोग को इसे 11th में जो पढ़ना है, दो पार्ट है इसका। एक है आपका पार्ट 1 और दूसरा है इसका पार्ट 2। आप ये पार्ट 1 और पार्ट 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी है और भी बहुत सारे बुक है, बहुत सारे राइटर का, उसमें भी इसके अनुसार लिया गया है। तो पार्ट 1 को हम लोग 11th बोलते हैं और पार्ट 2 को भी 11th ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो 12th हो गया, है ना। तो पार्ट 1 में क्या सब पढ़ना है। पार्ट 1 में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। यूनिट एंड डायमेंशंस। फिर है आपका वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग मोशन में इन कर जाते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ से मैकेनिक्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। मोशन में ही बहुत सारे हैं, 1D 2D, फिर सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन है। ये सब 1 बाय 1 पढ़ना है हम लोग को। सर्कुलर मोशन के बाद आप लोग को वर्क एनर्जी पढ़ना है ना, वर्क एनर्जी पढ़ना है। और फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम लोग को रोटेशनल का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। किसका? रोटेशनल का, है ना। तो रोटेशनल में हम लोग को कुछ पढ़ना है, जैसे कि इसमें हम लोग को सेंटर ऑफ मास के बारे में जानना है। इससे पहले हम लोग को कोलिजन के बारे में जानना है। ये इससे पहले ही हम लोग को पढ़ना है ना। ऐसे कोलिजन हम लोग को यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स है ना। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक सेंटर ऑफ मास और दूसरा पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरा मैकेनिक्स का पार्ट है। पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, बट इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। और जो सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट में हम लोग को इलास्टिसिटी पढ़ना है, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे, इसमें 3-4 चैप्टर है। फिर इसमें हम लोग आएंगे थर्मल प्रॉपर्टी, है ना। थर्मल प्रॉपर्टी, इसमें भी 3-4 चैप्टर आपको मिलेंगे, है ना। थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री मिलेगा, एक्सपेंशन मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंतर्गत भी आते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग ले आएंगे SHM और फिर हम लोग वेव पढ़ेंगे। इसी में आप लोग को काइनेटिक थ्योरी भी पढ़ना है बीच में, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा बोरिंग है, बट इसका न्यूमेरिकल्स आसान है। और ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका न्यूमेरिकल्स थोड़ा टफ होता है। तो इसमें ये सब पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ये दोनों पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें वेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं, है ना। वेक्टर को हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक। तो वेक्टर पढ़ेंगे, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे, और इसके बाद मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट आता है, वो बात भी हम लोग कर लेंगे। मैथमेटिकल टूल्स करके एक चैप्टर किसी किसी बुक में दिया हुआ है, किसी किसी में नहीं दिया हुआ। आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत सारे बुक में ये वेक्टर्स चैप्टर नहीं दिया गया है। मोशन इन प्लेन के अंतर्गत ही ये सब आ जाते हैं, है ना। तो चलिए, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज वेक्टर्स, है ना। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स पढ़ते हैं, जो कि आप लोग 10th करके तुरंत आए हैं, तो आप लोग को थोड़ा टफ लगेगा फिजिक्स, बट ये सब आसान है। तो चैप्टर का नाम दे दीजिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स, है ना। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें बेसिकली हम लोग को वेक्टर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट की जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो अ क्वांटिटी which is to be measured is known as physical quantity, है ना। जितने भी क्वांटिटी होंगी जिसकी मेजरमेंट की जा सकती है वो सबको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, ETC, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अब यहाँ पे बात ये आई, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे स्टडी करने वाले हैं, और एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड होता है, ये हम लोग यूनिट डायमेंशंस में जाके पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी ये दो तरह के हैं, इसको हम लोग क्लासिफाइड कर लेते हैं, है ना। देखो बाबू, एक पार्ट है आपका स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा पार्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग लिखने के लिए थोड़ा इसको सीखिए। अगर क्वांटिटी के टर्म में हम लोग बोलेंगे तो स्केलर क्वांटिटी बोलना पड़ेगा, और अगर सिंपली स्केलर लिखना चाहते हैं तो और करके आप लोग लिख लीजिएगा, तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, स्केलर्स। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी बोलिए, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर्स, है ना। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन किए। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। मिटा दो। चलो बच्चों, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्केलर क्या होता है इसको पढ़ के हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग को वेक्टर एकदम डीपली पढ़ना है ना। तो पहला है आपका स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी।
तो ऐसी क्वांटिटी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात है नहीं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude is known as स्केलर क्वांटिटी, है ना। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में आप इसका डिस्टेंस ले सकते हो, मास ले सकते हो, टाइम ले सकते हो, स्पीड ले सकते हो, ETC कर लीजिए इस तरह से। ये सारे वो क्वांटिटी है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, वेक्टर्स, है ना। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बट बात यहाँ बनी नहीं, ये बात तब बिगड़ी जब हम लोग करंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। करंट ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है। बट ये क्या है, ये जो है आपका वेक्टर नहीं है। अब तो हम फंस गए। ये सीधे सीधे जो बोलते आ रहे थे अभी तक हम लोग कि जिसमें डायरेक्शन होगी वो वेक्टर होगी और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है। अब तो हम लोग फंस गए। तो रियल में वेक्टर का ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, ये सही नहीं है ना। इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। तो उसको हम लोग इसमें थोड़ा समझते हैं। करंट अगर 2 एम्पियर होता है और फिर से अगर 3 एम्पियर का करंट आ गया, ये टोटली 5 एम्पियर हो गया। ये जो ऐड किया गया है ना, ये लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड होता है, इसीलिए ये वेक्टर नहीं है, है ना। वेक्टर में जोड़ने का तरीका कुछ अलग है। इसका अपना एक लॉ है, ट्रायंगल लॉ, है ना। उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसमें 2 + 3 5 नहीं होता है। ये जो 2 + 3 हम लोग 5 करते हैं ना, ये अलजेब्रा के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो इसीलिए करंट को हम लोग वेक्टर नहीं बोल पाएंगे। ओके, तो 9-10 तक तो चलता था डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाली बात, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको भी आप लोग बगल में लिख लीजिएगा जैसे हम रफ किए हैं। इसके बाद हम डिफिनीशन लिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग कंप्लीट डिफिनीशन लिख लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात तो हम कर लिए, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं है। विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो एंड आल्सो ओबे द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज नॉन एज वेक्टर
क्वांटिटी, है ना। तो इस तरह से इसको आप लोग लिख सकते हैं। वेक्टर का एग्जांपल्स लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब में डायरेक्शन भी है, फोर्स, ईटीसी कर लीजिए, है ना। ये सारे के सारे इसका एग्जांपल्स हैं। आगे चल के हम लोग ये जो लॉ लिखे हैं ना, ये ट्रायंगल रूल, है ना, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, एडिशन में। तो इसको नोट कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग स्केलर क्या होता है और वेक्टर का कंप्लीट डिफिनेशन क्या होता है ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ एक बात और है, जनरली बुक में ये लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारे बुक में किसी किसी में मिलेगा आपको। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको तो हम लोग स्केलर बोल देते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और ट्रायंगल रूल को ओबे भी करें उसको हम लोग वेक्टर बोल दी। बट वैसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन ट्रायंगल रूल को ओबे नहीं करे, जैसे करंट। तो उसका एक तीसरा नाम दिया है, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करना हम लोग को, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं, वो क्या है, तो उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर। जो ना ही स्केलर हो ना ही वेक्टर हो उसको क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको नोट करके लिखा देते हैं। नोट करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, नोट करके लिखिए। और फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction but does not obey the triangle rule of vector addition is known as टेंसर क्वांटिटी, है ना, इसको टेंसर क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है ना, फ्लक्स आ जाता है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरी नहीं है ना, ईटीसी कर लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। वैसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन वो ना ही स्केलर है ना वेक्टर है। क्यों? ड्यू टू ट्रायंगल रूल, क्योंकि ट्रायंगल रूल को वो ओबे नहीं कर रहा है ना, इस तरह से। तो ये था आपका बेसिक, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। जो क्वांटिटी ना स्केलर हो ना वेक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे कुछ ही क्वांटिटी है, फ्लक्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी इसी में आते हैं, बट ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा दिए। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगर इसको नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, है ना।
तो सबसे पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना? तो हेडिंग दीजिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, है ना? तो लिखिएगा वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से, है ना? एंड लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना? तो एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप लोग लिख लें, और ये मैग्नीट्यूड शो करेगा कौन चीज़? उसका लेंथ, है ना? जैसे कि यहाँ पे एक एरो हम बना दे रहे हैं, दिस, है ना? तो इसकी जो ये लेंथ है, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, है ना? ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है? और ये इसका डायरेक्शन बताएगा। इसको नोट कीजिए। इस एरो में दो बात है, ये पीछे वाले पार्ट जो है इसको पूंछ यानी कि टेल बोला जाता है ना? जानवर सब का जो पूंछ होता है वही है ये टेल, और ये आगे वाला पार्ट है इसको हेड बोला जाता है ना? तो ये टेल और ये हेड होता है। हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर मूव कर रहा है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ऊपर मिटा के फिर लिखते हैं आगे, ठीक है? चलिए, ठीक है? इसी में लिख लीजिएगा नीचे ये हेड है, हेड ऑफ एरो shows the direction of vectors। तो क्या बताएगा? हेड जो है ये क्या बता रहा है बाबू? तो ये आपका डायरेक्शन बता रहा है ना? हेड जो है डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है? और वेक्टर इज डिनोटेड बाय इस तरह से डिनोट करेंगे, जैसे ए वेक्टर हो गया, ये पी वेक्टर हो गया, ये मान लेते हैं बी वेक्टर हो गया, या फिर बोल्ड लेटर, है ना? बोल्ड लेटर और बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर में क्या सब आ जाएगा बाबू? जैसे कि मान लो ए, तो ए को इस तरह से बोल्ड कर दीजिए, है ना? ये वेक्टर हो गया, इसमें एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पी है तो पी को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, ये वेक्टर हो गया। ये पुराने ज़माने में चलते थे, अब नहीं चलते। अब हम लोग कोई भी लेटर लेते हैं और उसके ऊपर में एरो लगा देते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए वेक्टर है। जैसे बी है तो बी को कैसे लिखेंगे? तो ऐसे बोल्ड करके, है ना? इस तरह से, ठीक है? या तो बोल्ड लेटर से या फिर ऐसे। क्लियर है? तो ये सब इसका रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, ये बोल सकते हैं। कोई भी वेक्टर को आगे हम लोग इसी तरह से समझेंगे कि ये वेक्टर है।
तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर का मॉडुलस ले लीजिए, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। जैसे अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से, है ना। या तो आप इतना लिखिए या ऐसे लिखिए, तब हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना, ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर ले लिए और इसमें मॉडुलस लगा दिया, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड को। और सिंपली ए लिख देंगे, इससे भी क्लियर है ना। सिंपली ए लिख दीजिए, ये भी इसका मैग्नीट्यूड ही है ना। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछें तो उसमें मॉडुलस लगा दीजिए, या फिर ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो सिंपली ए लिख दीजिए, है ना, ऐसे। लेकिन इससे क्लियर नहीं है ये वेक्टर है, इसलिए हम लोग जनरल इसी का यूज करेंगे, है ना, इसका यूज करेंगे। ओके, चलिए नोट कीजिए। ठीक है, आराम आराम से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, लेक्चर को शुरू कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो पॉज करके उसको रोक के लिखिए, अच्छा से समझिए। दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए या हमसे फिर कांटेक्ट कीजिए, है ना। ये ऐसा चैप्टर है जो कि 11th के साथ साथ 12th में भी आपको इसका एप्लीकेशंस हमेशा आएगा, तो इसको अच्छा से पढ़ना है। इसमें मेनली हम लोग को एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखना है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। बट पहले लिखने तो सीखें। तो ये लिखने के लिए हम लोग सीख रहे हैं क्या होता है वेक्टर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसको क्या बोला जाता है ना। चलिए, हो गया, ठीक है। चलिए अब हेडिंग दे दीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए ऐसे तो बहुत टाइप्स हैं इसके, बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना। यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोप्लेनर वेक्टर, है ना, सारे के सारे इसके टाइप्स ही होते हैं। बट जितने भी टाइप्स हैं ना, उन सब को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितने में, दो भाग में, है ना। तो दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड किए, तो इसका जो टाइप्स होगा, एक हो जाएगा पोलर वेक्टर और दूसरा हो जाएगा एक्सियल वेक्टर, है ना। एक हो जाएगा पोलर वेक्टर और दूसरा हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर बारी बारी से हम लोग एक्सियल और पोलर दोनों को पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, है ना। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ें। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोलर और एक्सियल। एक्सियल बहुत कम आएंगे, रोटेशनल में जाके इसे पढ़ना है, बट पोलर जितने भी वेक्टर आपको नज़र आएंगे जनरली वो पोलर ही होता है ना। तो एक हो गया पोलर वेक्टर और एक हो गया एक्सियल वेक्टर, है ना। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, हेडिंग दीजिएगा पोलर वेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए पोलर
वेक्टर, पहले पोलर पढ़ेंगे हम लोग और फिर इसके बाद एक्सियल पढ़ेंगे। जनरली हम लोग को पोलर वेक्टर ही पढ़ना है बहुत सारे, एक्सियल हम लोग को रोटेशनल में जाके पढ़ना है ना। तो पोलर वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर which has ट्रांसलेशनल, है ना, इफेक्ट एंड मूव along point of application which है ट्रांसलेशनल इफेक्ट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसलेशनल यानी कि स्ट्रीट लाइन में चलने की बात कर रहा है ना, ट्रांसलेशनल इफेक्ट है इसमें, ठीक है। मूव along द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस इज कॉल्ड पोलर वेक्टर, है ना। जैसे कि अगर ये प्लेन है और इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा है ना, फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, तो कुछ देर के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कुछ देर के बाद यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, है ना। और ये किधर जा रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर। स्ट्रेट लाइन में चलना है। इसका एग्जांपल्स में लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट, जितने भी आपको आता है ना जनरली यही होता है, सारे के सारे रोटेशनल वाला को छोड़ के। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, फोर्स, ETC कर लीजिए। तो ये सारे के सारे जनरली याद रखना, पोलर वेक्टर में कोई सा इफेक्ट होना चाहिए? ट्रांसलेशनल इफेक्ट। ओके, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, एक्सियल वेक्टर। चलिए तो हेजिंग लीजिएगा, एक्सियल वेक्टर, है ना, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर में क्या होगा? इसमें रोटेशनल इफेक्ट होगा। कैसा होगा? रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। और जिसमें कोई भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस के अलोंग मोशन नहीं होगा, है ना। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं। अ वेक्टर व्हिच हैज, कैसा इफेक्ट बाबू? तो रोटेशनल, which have rotational effect and not move along point of, या डायरेक्ट लिख लीजिए, इसमें ये लिखने की क्या ज़रूरत है। रोटेशनल इफेक्ट हो गया, सिंपल सी बात। जिसमें रोटेशनल इफेक्ट हो गया उसको क्या बोल देंगे हम लोग? उसको हम लोग एक्सियल बोल देंगे। एंड मूव along the axis of रोटेशन, है ना। किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशंस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। इसको आप लोग इस तरह से घेर लीजिएगा, ठीक है। और नोट करके लिख लेना, नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसमें कोई नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है। एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होते हैं और ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चलिए, तो ये था एक्सियल और ये था पोलर। अब एक्सियल का हम लोग वहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, दोस्तों समझते हैं, नोट कीजिए।
ठीक है। सिंपल सा बात ध्यान में रखना है, पोलर जिसमें ट्रांसलेशनल इफेक्ट हो, एक्सियल जिसमें रोटेशनल इफेक्ट हो, ये रोटेशनल मोशन में जाके पढ़ना है। ये वाला पार्ट थोड़ा टफ होता है बट सब समझ में आएगा अगर आप लोग कंटिन्यू सारे लेक्चर को पढ़ेंगे तो, है ना। तो पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, इसके एग्जांपल्स लिखिए। चलिए एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल लिखिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ETC, है ना। तो ये सारे नोट कीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, एक्सियल वेक्टर्स। नोट करके लिख लीजिएगा इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। तो लिख लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज फाइंड आउट, या डिटरमाइन लिखिए, इज डिटरमाइन with the help of right hand rule। पढ़ना है आगे चल के। और एक होता है स्क्रू रूल, आप लोग नॉट वुड देखे होंगे, है ना। स्क्रू रूल में भी राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग नट को कस रहे हैं ऐसे, है ना, घुमा रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका डायरेक्शन नीचे होगा, और अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऊपर आएगा, है ना। तो ये डायरेक्शन बताता है ऊपर या फिर नीचे, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे हम, है ना, यहाँ पे हम दो लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं ना, तो जब ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो ऐसे जब घुमाएंगे ऐसे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, है ना, ये डायरेक्शन है। अगर ऐसे हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे तो ये नीचे की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन नीचे होगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन है। जैसे इसको हम ऐसे रखें, है ना, या इसको ऐसे रखें और ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो नीचे आएगा, ठीक, इस तरह से। ओके, तो ये आपका वेक्टर तक हम लोग अभी तक पढ़े हैं, उसके टाइप्स तक धीरे धीरे से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ना है ना। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक IIT तक का क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सारा क्लियर हो जाना चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद और भी बहुत तरह के वेक्टर होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में, है ना। तो इसको नोट कीजिए पहले।
ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारे वेक्टर होते हैं और भी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर इसमें हम लोग को पढ़ना है। हम अभी नाम लिख दे रहे हैं कुछ वेक्टर्स के। पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सिर्फ नाम के लिए काफ़ी है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। तीसरा नल और जीरो वेक्टर, चौथा नेगेटिव वेक्टर है ना। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर आपको मिलेंगे। पांचवा इक्वल वेक्टर है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे वेक्टर हैं। तो अगले दिन जो है ना हम लोग ये सब पढ़ेंगे है ना, वन बाय वन करके सबको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। नाम लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है ना। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं लेक्चर को, ठीक है। आप लोग जो है, मेरा चैनल है एडुकॉन जी, इसको सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर कर देना, जिससे जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इसको देखें और उसको कुछ फ़ायदा मिल जाए, है ना। तो हम कंटिन्यू डालेंगे लेक्चर्स, वन बाय वन, जीरो से हम लोग हीरो तक पढ़ेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको शेयर वेयर कर देना जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। थैंक यू।